हाय एवरीवन, मैं हूं दीपक मौर्य और आज आपके लिए एक नया सब्जेक्ट लेकर आया हूं जिसका नाम है भूकंप इंजीनियरिंग अर्थात अर्थक्वेक इंजीनियरिंग। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भूकंप। तो चलिए सबसे पहले हम भूकंप के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर कई टेक्टोनिक प्लेटें उपस्थित हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, वहाँ से अचानक तरंगें बाहर की तरफ निकलने लगती हैं और वही तरंगें पृथ्वी पर जाकर के क्या उत्पन्न करती हैं, दोलन उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जब यह दोलन उत्पन्न करती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। या कह सकते हैं भूकंप का एक रीजन और होता है, यदि कभी पिछले वर्ष में कभी भी आपका भूकंप आया है तो पृथ्वी के अंदर कुछ ना कुछ उस भूकंप के द्वारा विकृति ऊर्जा रह जाती है। जब यह विकृति ऊर्जा का मान धीरे धीरे क्या होता है, आपका बढ़ता जाता है। जब इस विकृति ऊर्जा का मान चट्टानों की सामर्थ्य से अधिक हो जाता है तो यह चट्टानों को क्या करता है, अचानक उसे तोड़ देता है। ठीक, तो जब वह तोड़ता है तो वहाँ से अचानक क्या उत्पन्न होने लगती हैं, निकलने लगती हैं, तरंगें निकलने लगती हैं जो पृथ्वी पर क्या करने लगती हैं, आकर के दोलन उत्पन्न कर देती हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो भूकंप का एग्जैक्ट डिफिनेशन आप इस प्रकार दे सकते हैं, भूगर्भीय उथल पुथल के फलस्वरूप भूपटल में आकस्मिक रूप से उत्पन्न होने वाले दोलन को ही क्या कहते हैं, हम लोग भूकंप कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी में तरंगों के द्वारा आपका जो दोलन उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। तो भूकंप जो आ रहा है हमारा कहाँ पर आ रहा है, हमारे पृथ्वी पर आ रहा है, पृथ्वी पर दोलन उत्पन्न होने के कारण आ रहा है। तो चलिए हम लोग अब जानते हैं पृथ्वी के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी सबसे पहले क्या थी, एक आग की गोला थी। ठीक है, तो जब बारिश होती गई धीरे धीरे यह क्या होता गया, ठंडा होता गया। जब यह आग का गोला था तो इसमें क्या था, हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रचुर मात्रा इसमें मौजूद थी। ठीक, तो क्या हुआ, जब यह धीरे धीरे ठंडा होता गया तो यह जो है हाइड्रोजन और हीलियम क्या होते गए, भारी होने के कारण यह नीचे की तरफ जाने लगे। ठीक, जब यह नीचे की तरफ जाने लगे तो और हल्के धातुएं कहाँ आने लगे, आपके ऊपर की तरफ आने लगे। ठीक है, तो जब यह ऊपर आ गए तो पृथ्वी आपकी क्या हो गई, धीरे धीरे बारिश होने की वजह से ठंडा हो गई। जब यह ठंडा हो गई तो इसमें कुछ आपका जल इकट्ठा हो गया पृथ्वी पर। जब जल इकट्ठा हो गया तो क्या हुआ, इसमें जलीय जंतु का विकास हुआ। जलीय जंतु के विकास होने के बाद उसमें जलीय पौधों का विकास हुआ। जलीय पौधों का विकास होने के बाद हमारे जो स्थलीय पौधे हैं उनका विकास हुआ। उनका विकास होने के बाद कुछ स्थलीय जीव जंतुओं का विकास होने लगा। अब उस जीव जंतुओं के बाद क्या हुआ, आपका मनुष्य की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पृथ्वी के बारे में। तो यहाँ पर लिखा है लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी एक क्या था, एक आग का गोला था। यहाँ आग जो है आपका मिस हो गया है तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी क्या था, 10 लाख वर्ष पूर्व पहले एक आग का गोला था। तो यहाँ पर आप आग लिख सकते हैं, ये आपका आग यहाँ रहेगा। तो एक आग की गोला थी, इस पर हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रचुर मात्रा मौजूद थी। सभी तत्व उच्च ताप के कारण द्रव अवस्था में थे। इसमें से भारी धातुएं जैसे लोहा आदि भारी होने के कारण नीचे पृथ्वी के केंद्र की ओर चले गए तथा हल्के पदार्थ सतह पर आ गए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पेज की बात करते हैं हम लोग। उष्मा के उत्सर्जन के फलस्वरूप पृथ्वी धीरे धीरे क्या होने लगी, ठंडी होने लगी और यह किस में परिवर्तित हो गई, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई। ठीक, अब जब यह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो गई
तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूपटल कहते हैं। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। पृथ्वी का जो आपका अर्ध व्यास है वो कितना है, 6368 किलोमीटर। जो हमारे भूकंप आते हैं इसी पृथ्वी पर ही आते हैं। जैसे आपका ज्वालामुखी के फटने के कारण, ज्वालामुखी जब फटता है तो इसके अंदर से क्या निकलते हैं, लावा निकलते हैं। जब ये लावा निकलते हैं तो वहाँ के आसपास का जो एरिया होता है वो भी क्या होने लगता है, कंपन करने लगता है, हिलने लगता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसके आसपास के एरिया में क्या होने लगते हैं, भूकंप आ जाते हैं। या टेक्टोनिक प्लेटें, पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेटें जो होती हैं, ये टेक्टोनिक प्लेटें जब आपस में टकराती हैं तो क्या होता है, वहाँ से तरंगे उत्सर्जित होने लगती हैं। यही तरंगे क्या करती हैं, पृथ्वी पर जा कर के दोलन उत्पन्न करती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। पृथ्वी को और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए ये आपका अर्थ है। पहले क्या था, पृथ्वी एक आग का गोला, इसी तरह आपका एक आग का गोला था। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आग का गोला था। इसमें क्या था, हीलियम और हाइड्रोजन के प्रचुर मात्रा अवेलेबल थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो बहुत ही भारी होने के कारण जब वो धीरे धीरे ठंडा होता गया तो सारे जो भारी तत्व थे वो कहाँ आने लगे, अंदर की तरफ आने लगे। ठीक है, और ये पृथ्वी धीरे धीरे क्या हो गई, आपकी ठंडी होती गई। जब यह ठंडी हो गई, यह जो दिखने लगा आपका कुछ इस तरह दिखने लगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इससे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि पृथ्वी पहले क्या थी, एक आग की गोला थी। ठीक है, अब किस तरह दिख रही है, अब आपकी जो पृथ्वी है आपकी इस तरह दिख रही है। क्यों, क्योंकि ये अब क्या हो गई है, ठंडी हो गई है। ठंडी होने के कारण इसका जो बाहरी परत है क्या हो गया है, आपका कठोर हो गया है। जब इसका बाहरी परत आपका कठोर हो गया है तो यह किसका रूप धारण कर लिया है, भूपटल का रूप धारण कर लिया है। अब इसी पे आपके पेड़ पौधे, जीव जंतु और जो भी आपके जल हैं इसी पर आपके अवेलेबल हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। तो चलिए आइए हम लोग पृथ्वी के रेडियस के बारे में जानते हैं। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या, इक्वेटोरियल रेडियस जो होता है 6368.1 किलोमीटर होता है, और जो पोलर रेडियस जो आपका होता है 6356.8 किलोमीटर होता है। ये आपका एग्जैक्ट है। आई होप आपको यहाँ से यह क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। तो चलिए आइए इस पेज में हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जो हमारा वाटर अवेलेबल है वो कितना परसेंट अवेलेबल है। तो पृथ्वी पर जो हमारा वाटर अवेलेबल है, समुद्र में जो वाटर है वो कितना है, आपका 97% है। और जो हमारी पृथ्वी पर फ्रेश वाटर अवेलेबल है वो कितना है, 3% है। अब ये जो फ्रेश वाटर है, ये इसमें भी आपके कई प्रकार के वाटर आ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये आपका 3% आपका क्या है, फ्रेश वाटर है। अब ये 3% यहाँ पर आ गया है। अब इस 3% का 79% जो है आइस के रूप में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 79% किसके रूप में है, आइस के रूप में है। और 29% क्या है, आपका ग्राउंड वाटर के रूप में अवेलेबल है। और 1% जो है आपका सरफेस वाटर के रूप में अवेलेबल है। तो जो आपकी समुद्र में वाटर रहती है उसको हम लोग पीने के लिए उपयोग नहीं करते हैं। जो हम लोग पीने के लिए उपयोग करते हैं, इस 3% का जो आपका 29% होता है, यही हम लोग पानी क्या करते हैं, यूज करते हैं पीने के लिए। और सरफेस वाटर का भी यूज किया जाता है पीने के लिए, लेकिन इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के बाद जो आपको स्वच्छ जल मिलता है
उसी का हम लोग प्रयोग करते हैं पीने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें 29% हम लोग यूज कर रहे हैं पीने के लिए और 1% यूज कर रहे हैं, लेकिन यह 1% जो है क्या है आपका ट्रीटमेंट करने के बाद आप इसे यूज कर सकते हैं। अब इस 1% को भी हम कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। अब इसको देख लीजिए। अब यह जो 1% वाटर है जो आपका सरफेस वाटर है, ठीक है, सरफेस वाटर मतलब जो आपका भूपटल के सतह पर अवेलेबल है, जैसे आपका रिवर में हो गया, झील में हो गया, ठीक है, तो ये सब वाटर क्या हो गए, सरफेस वाटर कहलाएंगे। जो ग्राउंड के नीचे चले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके ग्राउंड वाटर कहलाते हैं। तो ये सरफेस वाटर जो आपका 1% है, 1% का जो 52% है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 1% का जो 52% है यह कहाँ है, झील में है, ठीक है। और 1% इसका जो है आपका रिवर में मिलेगा, ठीक। और 8% जो है वाटर वेपर के रूप में अर्थात वाष्प के रूप में यहाँ पर मिलेगा। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और आपका जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 38% जो है आपका ये वाटर सॉइल मॉइस्चर में अर्थात सॉइल के अंदर अवेलेबल है। तो सरफेस वाटर का 92% झील में, 1% आपका रिवर में, 8% आपका वाटर वेपर में वाष्प के रूप में, और सॉइल जो एब्जॉर्ब किया है वो कितना है आपका 38%। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर आपको भूकंप बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया जा रहा है। और प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट पेज की बात करते हैं हम लोग। तो अब आते हैं हम लोग पृथ्वी के वायुमंडल पर, ठीक है। तो पृथ्वी के वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। जैसे हम लोग देखें जल के बारे में, अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, गैस के बारे में। तो पृथ्वी पर सबसे जो अधिक गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। उसके बाद जो पाई जाती है वो आपकी क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन सबसे अधिक अवेलेबल है, वो कितना परसेंट है आपका, 78%। 78% आपका क्या है, नाइट्रोजन है, और 21% क्या है आपका ऑक्सीजन है। और अदर जो गैसेज हैं जैसे आर्गन हो गया, ठीक है, डाइऑक्साइड हो गया, ये 0.9% हैं आपके। और वाटर वेपर के रूप में आपका जो गैस है वो कितना है, 2% है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। और डिटेल्स आपको जाना है तो यहाँ पर देख लीजिए। नाइट्रोजन जो है आपका 78.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, हाइड्रोजन 0.01%, नियान 0.001%, हीलियम 0.0005%, क्रिप्टॉन 0.0001%, और यहाँ पर जिनान और ओजोन भी पाए जाते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पेज में आइए हम लोग वायुमंडल की परतें देखते हैं कि जो हमारी वायुमंडल हैं ये कितनी परतों में डिवाइड हैं। तो देखिए यह जो है वायुमंडल हमारी 5 परतों में डिवाइड है। ये आपका है ट्रोपोस्फियर, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। ये आपका है, जूम कर देते हैं इसे और बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। जैसे कॉम्पिटिटिव का जो एग्ज़ाम होता है बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, मध्य मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, बाह्य मंडल कहते हैं। तो इन्हीं 5 परतों में आपकी वायुमंडल परतें डिवाइड हैं। तो जो क्षोभ मंडल है, ठीक है, इसी क्षोभ मंडल में आपके जो बादल होते हैं इसी क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि जो बारिश होती है किस मंडल में होती है, तो आप जो आंसर देंगे वो कहाँ देंगे, क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। जो आपकी बारिश होती है ये कहाँ से होती है, क्षोभ मंडल से होती है, क्योंकि इसी मंडल में ही आपके जो होते हैं बादल पाए जाते हैं।
यह इसका जो डिस्टेंस होता है 0 से 12 किलोमीटर तक होता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 0 से 12 किलोमीटर तक होता है। अब क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर आपकी क्या होती है, ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन लेयर जो पाया जाता है आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, समताप मंडल है, जिसका डिस्टेंस कितना है 12 से 50 किलोमीटर तक। आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि समताप मंडल का डिस्टेंस कितना है, तो 12 से 50 किलोमीटर आप बताएंगे। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती हैं, तो ओजोन लेयर जो पाई जाती हैं आपकी समताप मंडल में पाई जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन बनता है, जो आपके वायुयान उड़ते हैं, ठीक है, ये वायुयान कहाँ पर उड़ते हैं, ये वायुयान आपके समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है आपका एक समान होता है। ठीक है, तो जो भी आपके वायुयान होते हैं ये कहाँ होते हैं, समताप मंडल में होते हैं। ऐसा भी पूछ सकता है कि पृथ्वी सतह के कितने डिस्टेंस पर आपकी जो वायुयान होती हैं उड़ती हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, 12 से 50 किलोमीटर। अब बात करते हैं मध्य मंडल की। मध्य मंडल का जो डिस्टेंस है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, मध्य मंडल है। मध्य मंडल का डिस्टेंस कितना है, 50 से 80 किलोमीटर। तो इस मंडल में क्या होता है, इस मंडल में जो आपकी उल्का पिंडें होती हैं इसी मंडल से ही आपकी आती हैं। यहाँ तक आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग से पूछा जा सकता है कि उल्का पिंडें जो होती हैं कहाँ से आती हैं, ये आपकी मध्य मंडल से आती हैं। अब बात करते हैं आयन मंडल की। जो आयन मंडल होता है 80 से 700 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 80 से 700 किलोमीटर तक क्या होता है, आयन मंडल होता है। अब इसी आयन मंडल में जो आपका सैटेलाइट होता है, ये सैटेलाइट आपकी रहती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है सैटेलाइट कहाँ पाई जाती हैं, तो सैटेलाइट आपकी आयन मंडल में पाई जाती हैं, जो कितने ऊपर होती हैं, 80 से 700 किलोमीटर ऊपर होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे जो है आपका बाह्य मंडल है। बाह्य मंडल का डिस्टेंस कितना है, 700 किलोमीटर से 190,000 किलोमीटर तक। अब ये आपका क्या हो गया, बाह्य मंडल हो गया। तो यहाँ से आपको क्या मिला, जो आपकी बादल होती हैं जहाँ पर बारिश होता है, किस मंडल में होता है, क्षोभ मंडल में होता है। ओजोन परत और आपकी जो वायुयान होती हैं कहाँ पर होती हैं, ये समताप मंडल में होती हैं। उल्का पिंडे मध्य मंडल में होती हैं। और सैटेलाइट जो होता है आपका कहाँ पर होता है, आयन मंडल में होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी की संरचना कैसी है, जैसे इसके पीछे हम लोग देख लिए पृथ्वी के बारे में। अब किसकी जिक्र की जा रही है, पृथ्वी के संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो जो पृथ्वी की संरचना है ये 4 भागों में क्या है, डिवाइड है, अर्थात 4 लेयर में यह क्या है, डिवाइड है। जो क्या है आपका भीतरी कोर, बाहरी कोर, मेंटल और भूपटल। भीतरी कोर का जो रेडियस है कितना है, 1290 किलोमीटर है। बाहरी कोर का रेडियस कितना है, 2200 किलोमीटर है। मेंटल का जो रेडियस है कितना है आपका 2900 किलोमीटर है। भूपटल का जो रेडियस है वो कितना है, 5 से 40 किलोमीटर। ठीक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं। तो ये आपका क्या है, भीतरी कोर है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नीचे से लेकर के अर्थात सेंटर से लेकर के यहाँ तक आपका क्या है, भीतरी कोर कहलाता है। ये जो भीतरी कोर होती हैं ठोस अवस्था में होती हैं और इसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 4300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही हाई होती हैं, जिससे इसमें जो धातुएं प्रेजेंट होती हैं, निकिल और आपका लोहा, एक किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है।
प्रेशर भी हाई है, आपका टेम्परेचर भी हाई है, तो एक किस अवस्था में हो जाती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। तो भीतरी कोर का जो रेडियस है कितना है आपका 1290 किलोमीटर है, और इसमें क्या पाई जाती हैं, निकिल और लोहा पाई जाती हैं। यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई और प्रेशर भी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, जिससे यह किस अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में होती हैं। आई होप आपको भीतरी कोर समझ में आ गया होगा। अब बाहरी कोर की बात करें तो बाहरी कोर का जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, 2200 किलोमीटर होता है। 2200 किलोमीटर जो होता है यह क्या कहलाता है, आपका बाहरी कोर कहलाता है। बाहरी कोर में जो पाया जाता है पिघला हुआ लोहा पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह क्या है, पिघला हुआ लोहा, और इसका जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह किस अवस्था में होती हैं, द्रव अवस्था में होती हैं। ठीक है, तो बाहरी कोर में क्या पाया जाता है, पिघला लोहा पाया जाता है, इसका टेम्परेचर 3700 डिग्री सेल्सियस होता है, और किस अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। अब देखिए जो आपका मेंटल है, इसके ऊपर क्या है आपका मेंटल का डिस्टेंस कितना है, 2900 किलोमीटर। अब इस मेंटल को दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला आपका निचला मेंटल, दूसरा आपका ऊपरी मेंटल। तो निचले मेंटल का जो डिस्टेंस है कितना है, 2250 किलोमीटर। ये आपका निचला मेंटल हो गया, निचले मेंटल का डिस्टेंस 2250 किलोमीटर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऊपरी मेंटल का डिस्टेंस कितना है, 650 किलोमीटर। इन दोनों को जब आप लोग ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 2900 किलोमीटर आ जाएगा। तो निचले मेंटल की बात करते हैं तो निचले मेंटल का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है आपका, 3700 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसमें क्या पाया जाता है, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। यहाँ पर आपका लोहा, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के क्या पाए जाते हैं, ऑक्साइड पाए जाते हैं। और ये किस अवस्था में होते हैं, यह श्यान द्रव की अवस्था में होते हैं आपके। ठीक है, तो यह आपके श्यान द्रव की अवस्था में होते हैं। तो निचला मेंटल का डिस्टेंस 2250 किलोमीटर, इसमें क्या पाया जाएगा आपका, लोहा, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम के ऑक्साइड पाए जाएंगे। और ये किस अवस्था में होता है आपका, श्यान द्रव की अवस्था में, और इसका टेम्परेचर कितना होता है, 3700 डिग्री सेल्सियस होता है। सब कुछ आपको फिगर में ही बताया जा रहा है ताकि आप लोग स्पष्ट रूप से यहाँ पर समझ सकें। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ऊपरी मेंटल की। तो ये ऊपरी मेंटल जो है आपका कितना, इसका डिस्टेंस है 650 किलोमीटर है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, 650 किलोमीटर है, इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। ऊपर वाला जो भाग है इसका 80 से 120 किलोमीटर तक, 80 से 120 किलोमीटर तक हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। अब जो हम टेक्टोनिक प्लेटों की बात कर रहे थे, ये टेक्टोनिक प्लेटें क्या होती हैं, इसी स्थल मंडल में ही आपकी परतों के रूप में अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, तो टेक्टोनिक प्लेटें कहाँ पाई जाती हैं, आपकी स्थल मंडल में पाई जाती हैं। ठीक है, तो स्थल मंडल के नीचे जो बचता है आपका वह क्या कहलाता है, स्टेथनोस्फीयर कहलाता है। ठीक है, यह स्टेथनोस्फीयर जो होता है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है, यह जो होता है आपका स्थल मंडल वह किस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। और आपका स्टेथनोस्फीयर जो पाया जाता है आपका ये अर्धठोस में अवस्था में पाया जाता है, थोड़ा लिक्विड की तरह व्यवहार करता है। जिससे क्या होता है, स्थल मंडल में जो होती हैं आपकी टेक्टोनिक प्लेटें वह क्या होती हैं, उसी पर आपकी तैरती रहती हैं। तो टेक्टोनिक प्लेटें जो आपकी होती हैं जिसके टकराने से आपका भूकंप आता है, वो कहाँ पाए जाते हैं, आपके स्थल मंडल में पाए जाते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और यह जो टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं कहाँ तैरती हैं, आपके स्टेथनोस्फीयर पर यह हमेशा तैरती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग भूपटल की। भूपटल जो होता है 5 से 40 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, तो 5 से 40 किलोमीटर क्यों लिखा गया है, जैसे आप लोग यहाँ पर कहीं पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ डिस्टेंस तक क्या होते हैं, समुद्र होते हैं। तो जहाँ पर समुद्र होते हैं वहाँ पर पृथ्वी की जो मोटाई होती है वो क्या होती है, कम होती है। तो वहाँ पर माना जा सकता है पृथ्वी की जो मोटाई है कितनी है, आपकी 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर। और कहीं पर क्या होता है, आपके पहाड़ अवेलेबल होते हैं ऐसे, तो इस पहाड़ पर माना जाता है कि यह इसकी जो मोटाई होगी ये कितनी होगी, आपकी 40 किलोमीटर होगी। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। जो आपकी सी होंगी
वहाँ पर 5 किलोमीटर, जो आपकी पहाड़ होंगे वहाँ पर कितना होगा आपका 40 किलोमीटर। इसीलिए यहाँ पर कितना लिखा गया है, भूपटल की जो मोटाई होती है कितनी होती है, 5 से 40 किलोमीटर होती है। चलिए, इस भूपटल में क्या क्या पाए जाते हैं। इस भूपटल में आपके बेसाल्ट और ग्रेनाइट पाए जाते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है, यहाँ का टेम्परेचर देखिए, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। और ऊपरी भूपटल का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो निचले भूपटल का टेम्परेचर कितना होता है, 1000 डिग्री सेल्सियस। ऊपरी भूपटल का टेम्परेचर कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। यह किस अवस्था में होती हैं भूपटल, यह जो होती हैं भूपटल ये आपकी ठोस अवस्था में होती हैं। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा कि भूपटल कितने होती हैं ठोस अवस्था में। इसके नीचे का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस, ऊपरी सतह का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और इसमें क्या पाए जाते हैं, बेसाल्ट और ग्रेनाइट पाए जाते हैं। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं असतता, भूकंपी असतता के बारे में। भूकंपी वेग असतता जिसे हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए, यह जो है आपका जो लाइन आपकी भीतरी कोर तथा बाहरी कोर को डिवाइड करती हैं, जैसे देखिए, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेहमन असतता। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिपादन किसने किया था, लेहमन ने किया था। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, लेहमन असतता। तो लेहमन असतता को क्या कह सकते हैं, जो लाइन आपकी भीतरी कोर और बाहरी कोर को डिवाइड करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेहमन असतता कहते हैं। अब देखिए, जो बाहरी कोर और मेंटल को डिवाइड करती है, जो बाहरी कोर और मेंटल को डिवाइड करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुटरबर्ग असतता कहते हैं। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। जो आपका बाहरी कोर होता है और मेंटल होता है उनको डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसे हम लोग क्या कहें, गुटरबर्ग असतता कहें। और चलिए आगे बात करते हैं, जो मेंटल और भूपटल को डिवाइड करती हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, मोहु असतता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहु असतता। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जो आपकी भीतरी कोर और बाहरी कोर को डिवाइड कर रही थी उसे हम लोग क्या कहें, लेहमन असतता। जो आपकी बाहरी कोर तथा मेंटल को डिवाइड कर रही थी उसे हम लोग क्या कहें, गुटरबर्ग असतता। जो आप मेंटल तथा भूपटल को डिवाइड कर रही थी जो लाइन, उसे हम लोग क्या कहें, मोहु असतता कहें। आई होप पृथ्वी की संरचना आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक परिश्रम भी किया गया है। सारी चीज़ें एक ही फिगर में इंक्लूड करके समझाया गया है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ये है आपकी पृथ्वी की संरचना। यहाँ पर आप इस फिगर में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये आपकी पृथ्वी की संरचना है। वहाँ पर यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ये आपका निचला जो है इसे हम लोग क्या कहते हैं, भीतरी कोर कहते हैं। इसके ऊपर आउटर कोर हो गया, मतलब बाहरी कोर हो गया। इसके बाद क्या पाया जाता है, आपका मेंटल पाया जाता है। यह मेंटल भी दो प्रकार का में डिवाइड होता है, एक आपका निचला मेंटल होता है, एक आपका क्या होता है, ऊपरी मेंटल होता है। अब इसके ऊपर क्या होता है, आपका भूपटल होता है, जिस पर हम लोग क्या होते हैं, रहते हैं। ठीक है, जिस पर पेड़ पौधे और मनुष्य रहते हैं। आई होप यहाँ इस इमेज से आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को यह भूकंप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है। प्लीज़ आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, पृथ्वी का प्रवाह, सर्कुलेशन ऑफ अर्थ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भीतरी कोर होती है वो किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। यह जो होगा आपका ठोस अवस्था में होगा। और इसके ऊपर बाहरी कोर और निचला मेंटल किस अवस्था में होता है, आपका द्रव अवस्था में होता है। और ऊपरी मेंटल आपकी क्या होती है, अर्धठोस अवस्था में होती है। और भूपटल क्या होता है, आपका ठोस अवस्था में होता है। तो ये जब द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, तो ये कहीं से यदि दरारें पाती हैं, ये आपका जो आपका द्रव अवस्था में है इतना पार्ट,
ये कहीं से भी दरारें पाती हैं तो क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि इसका टेम्परेचर जो होता है बहुत ही आपका अधिक होता है। जब टेम्परेचर अधिक होता है तो कहीं से दरारें यह पाती हैं तो कहाँ निकलने लगती हैं, बाहर की तरफ ये निकलने लगती हैं। और बाहर की तरफ निकल करके ये धीरे धीरे क्या होती हैं, भूपटल पर प्रवाह करने लगती हैं। और जब कुछ डिस्टेंस तक प्रवाह करती हैं तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि भूपटल का जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है ऊपरी सतह का। तो 25 डिग्री सेल्सियस जब होता है तो यह क्या होने लगती हैं, ये जो आपकी यहाँ से निचले मेंटल से और बाहरी कोर से जो प्रवाह हो रहा है द्रव, वो क्या होने लगती हैं, आपकी ठंडी होने लगती हैं। और ये ठंडी जब हो जाती हैं तो क्या होता है, पुनः कहीं से दरारों से यह नीचे की तरफ क्या आने लगती हैं। ठीक है, तो यही सर्कुलेशन आपका चलता रहता है। टेम्परेचर हाई होने के कारण ये बाहर की तरफ जाती हैं ऐसे, फिर टेम्परेचर जब इसका लो हो जाता है फिर दरारों से होकर के ये नीचे की तरफ ऐसे आने लगती हैं। ये क्रिया निरंतर आपकी चलती रहती है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ बात कर लेते हैं इसमें, जो आपका ये ऊपरी मेंटल है, ऊपरी मेंटल को कितने भागों में डिवाइड किया गया, 2 भागों में। ऊपरी मंडल को 2 भागों में हम लोग डिवाइड किए हैं। ऊपर को क्या कहें, स्थल मंडल कहे हैं, और नीचे वाले को क्या कहें, स्टेथनोस्फीयर कहते हैं। अब इसी स्थल मंडल पे यही टेक्टोनिक प्लेटें आपकी अवेलेबल रहती हैं। यही टेक्टोनिक प्लेटें आपकी अवेलेबल रहती हैं। ये टेक्टोनिक प्लेटें कितनी होती हैं, ये टेक्टोनिक प्लेटें 7 होती हैं। पहला जो होता है आपका यूरेशियन प्लेट, दूसरा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तीसरा जो होता है आपका पैसिफिक प्लेट, चौथा आपका उत्तरी अमेरिकन प्लेट, पांचवां आपका दक्षिणी अमेरिकन प्लेट, छठवां आपका अफ्रीकन प्लेट, सातवां आपका अंटार्कटिक प्लेट होता है। तो यहाँ पर आप लोग प्लेटों के भी बारे में जान गए। तो ये प्लेटें क्या करती हैं, ये पूरे पृथ्वी को घेरे रहती हैं। ठीक है, अब यह प्लेटें जो होती हैं, इसके नीचे वाला जो भाग स्टेथनोस्फीयर है, इसी पर क्या करती हैं, तैरती रहती हैं। अब इन्हीं प्लेटों पर ही आपका जो भूपटल होता है, जो आपकी मृदा होती है, इसी प्लेटों पर ही आपकी क्या रहती है, टिकी रहती है। जैसा कि देख पा रहे हैं आप लोग, ये प्लेट है, इसके ऊपर क्या है, आपका भूपटल है, इसी भूपटल पर आपका पृथ्वी की टिकी रहेगी। पृथ्वी का जो भूपटल है इसी पर आपका टिका रहेगा। तो यहाँ पर आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा सर्कुलेशन ऑफ अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का प्रवाह क्या होता है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप पानी को जब उबालते हैं नीचे से, तो क्या होता है, तो यहाँ के जो मालिक्यूल होते हैं, पानी के जो मालिक्यूल होते हैं, वो जो गर्म मालिक्यूल होते हैं वो कहाँ की तरफ जाते हैं, ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। गर्म होकर के ऊपर की तरफ जाते हैं, और ठंडे मालिक्यूल कहाँ होते हैं, नीचे तरफ जाने लगते हैं। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी की वजह से क्या होता है, आपका पानी गर्म होता है। तो देखिए यहाँ पर हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जा रहा है, और लो टेम्परेचर से क्या हो रहा है, हाई टेम्परेचर की ओर आ रहा है आपका। ठीक है, तो यही क्रिया यहाँ पर भी होती है। आपका ये हाई टेम्परेचर होता है, तो हाई टेम्परेचर की तरफ से कहाँ जाने लगता है, आपका लो टेम्परेचर की तरफ जाने लगता है। लो टेम्परेचर की तरफ से यह द्रव कहाँ जाने लगती हैं, हाई टेम्परेचर की तरफ से हाई टेम्परेचर की तरफ जाने लगती है। यही क्रिया आपकी निरंतर पृथ्वी के प्रवाह में चलती रहती है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपके लिए एक इमेज लाए हैं, वो आप देख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर, तो ये आपका पृथ्वी है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका कूलर एरिया है। यहाँ का जो एरिया है आपका क्या है, कूलर एरिया है। और यहाँ का जो एरिया है आपका क्या है, हॉटर एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिक्विड होती हैं, ठीक है, ये लिक्विड क्या होती हैं, यहाँ से देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये आपका बाहरी कोर है, ये आपका क्या है, मेंटल है। मेंटल में जो इसमें जो द्रव उपस्थित है, किसमें है, लिक्विड में उपस्थित है, अर्थात लावे के रूप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं लावे के रूप में उपस्थित है। तो यहाँ पर जब हाई टेम्परेचर होता है, तो देखिए हाई टेम्परेचर की वजह से यहाँ पर क्या है, ये जो है लिक्विड, ये बाहर की तरफ ऐसे निकलने लगते हैं, ऐसे बाहर की तरफ
निकलने लगते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये जब बाहर की तरफ निकलते हैं तो ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ठंडा होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कितना होता है आपका 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब ठंडे हो जाते हैं तो उन्हें कहीं से ये दरारें पाते हैं, तो ये अंदर की तरफ जहाँ ठंडा एरिया होता है, ठंडे एरिया से क्या होते हैं, अंदर की तरफ ऐसे जाने लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंकिंग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका राइजिंग हो रहा है। तो यहाँ से राइज करेगा आपका और यहाँ से आपका क्या होगा, अंदर चलेगा। अब यही क्रिया आपकी निरंतर चलती रहेगी, यही क्रिया आपकी निरंतर चलती रहेगी। आई होप आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग। आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर यह बनाया गया है, बहुत ही परिश्रम किया गया है। प्लीज़ आप लोगों को इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो अगला जो टॉपिक है आपका भूकंप का कारण है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। भूकंप के कारण, तो भूकंप के कारण दो प्रकार के होते हैं, एक आपका प्राकृतिक कारण होता है, दूसरा आपका मानव जनित कारण। इस मानव जनित कारण को हम लोग क्या कह सकते हैं, कृत्रिम कारण भी कह सकते हैं। तो एक आपका प्राकृतिक कारण, एक आपका क्या हो गया, कृत्रिम कारण। प्राकृतिक कारण में अर्थात जो भूकंप आपका प्राकृतिक द्वारा होता है, जो भूकंप आपके प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। जो आपके कृत्रिम के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, कृत्रिम भूकंप के अंतर्गत आते हैं। अब प्राकृतिक के अंतर्गत जैसे देखते हैं हम लोग ज्वालामुखी, भूस्खलन। जब ज्वालामुखी आपका आता है, जैसे देखिए यहाँ पर ये ज्वालामुखी है, तो यहाँ से जब आता है तो यहाँ पर से लावे निकलते हैं। तो जब ये लावे निकलते हैं तो यहाँ का जो एरिया होता है, इसके पास का एरिया, यह लावे के रूप में अचानक क्या निकलने, बाहर की तरफ निकलने लगता है। तो यहाँ पर जब यह मटेरियल अचानक रूप से बाहर निकलने लगता है तो यहाँ की जो पृथ्वी होती है, जो भूपटल होता है, वो क्या करने लगता है, आपका कंपन करने लगता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उस आसपास के एरिया में क्या होते हैं, हल्के फुल्के आपको झटके महसूस होते हैं। आई होप आपको ज्वालामुखी के द्वारा जो भूकंप होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भूस्खलन की बात करते हैं। तो भूस्खलन के द्वारा जैसे आपका ये है, इस पर कोई बिल्डिंग बना है आपका, तो कभी कभी होता है अधिक वर्षा के कारण, अधिक आंधी तूफान के कारण ये जो मृदा होती है, क्या होती है, अचानक स्लाइड करके नीचे चले जाती है। अर्थात जो भूपटल होता है ये नीचे की तरफ स्लाइड कर जाता है। जब स्लाइड कर जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे यह क्या होता है, इस पर बनी बिल्डिंगें तो वो क्या हो जाती हैं, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं मानव जनित कारण। मानव जनित कारण में हम लोग क्या लिए हैं, पृथ्वी पर विस्फोट। तो जब आपका विस्फोट होता है, तो विस्फोट जब किसी जगह पर होता है तो विस्फोट होने की कारण, छोटा मोटा विस्फोट की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, यहाँ पर बहुत ही बड़े विस्फोट की बात हो रही है। तो जब विस्फोट होता है तो उसका आसपास का जो एरिया होता है वो क्या करने लगता है, आपका कंपन करने लगता है। अब जब कंपन करने लगता है, जिससे उस आसपास के एरिया में जो आपकी बिल्डिंग बनी रहती हैं वो क्या होती हैं, आपकी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कृत्रिम भूकंप कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। कहीं जब आपकी पहाड़ होते हैं, पहाड़ों से जब तोड़ करके आप जो पत्थर निकालते हैं, तो पत्थर किसके द्वारा निकाला जाता है, विस्फोटक पदार्थ का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इस चट्टान को तोड़ते हैं। अब इस चट्टान को तोड़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग विस्फोट करते हैं तो इसके आसपास का जो एरिया होता है, इस विस्फोट के द्वारा क्या होता है, कंपन करने लगता है। तो ऐसे एरिया में जो भूकंप आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, कृत्रिम भूकंप कहेंगे। आई होप आपको प्राकृतिक भूकंप और कृत्रिम भूकंप आपको पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो चलिए हम लोग इमेज से समझते हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर आपका ये ज्वालामुखी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपका क्या है, ज्वालामुखी है। तो देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी का जब लावा निकलता है तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ये अचानक बाहर की तरफ निकलने लगती हैं। तो ये लावा क्या हो रहा है, इतने एरिया से बाहर निकल रही है। तो इतने एरिया से जब ये लावा निकल रही है बाहर, तो यहाँ पर
का जो एरिया है ये क्या करने लगता है, आपका कंपन करने लगता है। जब यह कंपन करता है तो यहाँ पर क्या होता है, भूकंप आ जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, विस्फोट लिए हैं। यहाँ पर देखिए इस एरिया में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। अब इस विस्फोट के द्वारा इस आसपास का जो एरिया है यह क्या करने लगा है, आपका कंपन करने लगा है। ठीक है, तो यह कंपन जब करने लगा है तो यहाँ पर जो आपकी संरचना बनी है ये भी क्या हो गई हैं, आपकी ध्वस्त हो गई हैं। तो यहाँ पर आप एक कृत्रिम तरीके के भूकंप को आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की। तो अगला जो टॉपिक है हमारा भूकंप के सिद्धांत हैं। इसके पहले हम लोग देखें भूकंप के कारण, अब देखेंगे भूकंप के सिद्धांत। भूकंप का जो सिद्धांत है ये देखिए, पहला जो है आपका प्रत्यास्थ उछाल सिद्धांत, दूसरा क्या है आपका टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत। नाम से ही स्पष्ट है, उछाल, उछाल कहाँ होता है, विकृति ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, तो प्रत्यास्थ उछाल सिद्धांत में क्या होता है कि यदि भूगर्भीय उथल पुथल के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर क्या रह गई हैं, पहले से विकृति ऊर्जा इकट्ठी रह गई हैं, तो उस विकृति ऊर्जा का मान धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। जब विकृति ऊर्जा का सामर्थ्य क्या होता है, चट्टानों की सामर्थ्य से अधिक हो जाता है, तो यह चट्टानों को क्या कर देती हैं, अचानक तोड़ देती हैं। ठीक है, जब यह अचानक तोड़ती हैं तो वहाँ से तरंगे आपकी निकलने लगती हैं। यही तरंगे भूपटल पर जाकर के क्या करती हैं, कंपन उत्पन्न करती हैं, दोलन उत्पन्न करती हैं। इसे किसके अंतर्गत रखा गया, प्रत्यास्थ उछाल के अंतर्गत रखा गया। चलिए अब देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं प्रत्यास्थ उछाल सिद्धांत। प्रत्यास्थ उछाल सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, एच.एफ. रीड थे। इन्होंने ही प्रत्यास्थ उछाल का प्रतिपादन किया था। अब देखिए यह कब हुआ था, 1906 में हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा, इस सिद्धांत के अनुसार भूपटल पर पूर्व में हुई उथल पुथल के फलस्वरूप चट्टानों के आंतरिक भाग में प्रत्यास्थ विकृति ऊर्जा संचित हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर उथल पुथल के फलस्वरूप उसके आंतरिक भागों में क्या उत्पन्न इकट्ठा हो जा रहा है, विकृति ऊर्जा संचित हो जा रही है। जब संचित विकृति ऊर्जा या विकृति ऊर्जा है, विकृति ऊर्जा चट्टान की सामर्थ्य से अधिक हो जाती है, तब चट्टानों विपरीत दिशा में अचानक गतिशील हो जाती हैं, जिससे संचित विकृति ऊर्जा अवमुक्त हो जाती है। यही ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर फैलकर विनाश करती है। यह क्रिया सतत रूप से चलती रहती है। तो देखिए यह आपकी विकृति ऊर्जा क्या हो गई, इकट्ठी हो गई। यह आपका चट्टान है, तो यह विकृति ऊर्जा का जब मान चट्टानों की सामर्थ्य अधिक होता है तो इसे क्या कर देती हैं, इसे ब्रेक कर देती हैं। तो यह क्या होता है, विपरीत दिशा में अचानक जाने लगता है। तो यहाँ से तरंगे अवमुक्त होने लगती हैं। यह तरंगे क्या होती हैं, बाहर की तरफ भूपटल पर जाकर के दोलन उत्पन्न कर देती हैं, कंपन उत्पन्न कर देती हैं, जो भूकंप का रूप आपका धारण कर लेता है। जब भूकंप आपका शांत होता है जब भूकंप आपका शांत होता है तो इन चट्टानों के बीच कुछ ना कुछ विकृति ऊर्जा आपकी रह जाती है। पुनः क्या होता है, पुनः आपका क्या होता है, इस विकृति ऊर्जा का मान धीरे धीरे क्या करने लगता है, बढ़ने लगता है। पुनः इस चट्टानों को तोड़ती हैं, पुनः अवमुक्त होती हैं ऊर्जा, और पुनः क्या करती हैं, दोलन उत्पन्न करती हैं पृथ्वी सतह पर। तो यह क्रिया आपकी निरंतर चलती रहती है। ऐसा माना जाता है कि भूकंप कहाँ मैक्सिमम आते हैं, यदि कहीं पर भूकंप आए हैं तो यह माना जाता है कि वहीं पर भूकंप पुनः आने की संभावना है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर, चट्टानों के अंदर कुछ ना कुछ विकृति ऊर्जा रह जाती है। जब वह विकृति ऊर्जा आपकी रह गई है तो क्या होगा, कभी ना कभी उस विकृति ऊर्जा का मान क्या होगा, अधिक होगा, और वह चट्टानों को पुनः तोड़ेंगी और पुनः उस जगह पर भूकंप आपका आएगा।
तो जिस एरिया में भूकंप पहले आ चुके हैं उस एरिया में आपके भूकंप आने की अधिक संभावना रहती है। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगले टॉपिक को समझने से पहले हम आपको इसमें कुछ इमेज दिखा दे रहे हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए, ये आपका विकृति ऊर्जा है। ठीक है, ये विकृति ऊर्जा के द्वारा क्या है, उत्पन्न भूकंप है। तो देखिए यहाँ पर आपकी ये चट्टानें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विकृति ऊर्जा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र, जहाँ पर विकृति ऊर्जा इकट्ठी रहती है उसको क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और इसके ठीक ऊपर, ठीक ऊर्ध्वाधर जो रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इस विकृति ऊर्जा का मान, ठीक है, पहले से विकृति ऊर्जा यहाँ पर है। ठीक, तो इस विकृति ऊर्जा का मान धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जब इस विकृति ऊर्जा का मान क्या होगा, इस चट्टानों की सामर्थ्य से अधिक हो जाएगा तो इस चट्टानों को क्या कर देगा, यह ब्रेक कर देगा। ठीक है, जब ये चट्टानें ब्रेक होंगी तो क्या होगा, ये ऊर्जा बाहर की तरफ ऐसे निकलने लगेगा। अब यह ऊर्जा किस रूप में निकल रही है, तरंगों के रूप में। यहाँ पर एस तरंगे हैं, पी तरंगे हैं। ठीक है, तो इस तरंगों के रूप में हम ये निकलेंगी और ये पृथ्वी सतह पर जा कर के क्या करेंगी, कंपन उत्पन्न करेंगी। इस चट्टानों को ब्रेक करके क्या करेंगी, अवमुक्त होंगी और पृथ्वी सतह पर क्या करेंगी, कंपन उत्पन्न करेंगी, जिससे क्या होगा, पृथ्वी सतह पर आपका भूकंप आ जाएगा। आई होप आपको यह बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। अब देखिए पुनः क्या होता है, पुनः जब भूकंप शांत होता है तो इस जगह क्या होता है, पुनः कुछ न कुछ विकृति ऊर्जा रह जाती है और पुनः क्या करती हैं, इस चट्टानों को यह तोड़ती हैं और पुनः यह ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है और किस रूप में, तरंगों के रूप में, जिससे क्या होता है, पृथ्वी सतह पुनः कंपन करने लगता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो चलिए देखिए, अगला जो टॉपिक हमारा टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत। पहला हम लोग पढ़े प्रत्यास्थ उछाल सिद्धांत, अब किसके बारे में जानेंगे, टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत के बारे में। इसमें क्या होता है, टेक्टोनिक, जो हमारी स्थल मंडल में टेक्टोनिक प्लेटें होती हैं, एक किस पे तैरती हैं, स्फीयर पे तैरती रहती हैं। अब ये जब तैरती हैं तो जाहिर सी बात है कभी ना कभी ये आपस में टकराती भी हैं। ठीक है, तो जब टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से दूर जाती हैं या एक दूसरे के अनुदिश विपरीत दिशा में जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, तरंगों की उत्पत्ति हो जाती है। जब तरंगों की उत्पत्ति होती है तो वह तरंगे क्या होती हैं, भूपटल पर जाकर के कंपन उत्पन्न करती हैं। तो टेक्टोनिक प्लेट सिद्धांत में आप बस इतना जानिए कि यह जो भूकंप आता है टेक्टोनिक प्लेटों को टकराने की वजह से आता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसके प्रतिपादक कौन थे, अल्फ्रेड वेगनर थे। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर ये किस समय किए थे, 1915 में किए थे। इस सिद्धांत के अनुसार भूपटल एवं मंडल का ऊपरी भाग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, कई प्लेटों में बटा है। ये प्लेटें मंडल के निचले भाग में श्यान द्रव, जिसे स्फीयर कहते हैं, पर यह तैरती रहती हैं। इन प्लेटों में आपस में टकराने अथवा प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे घुसने के फलस्वरूप ही क्या होता है, भूकंप आता है। जब आपस में टकराती हैं तो वहाँ से तरंगे उत्सर्जित होने लगती हैं। जैसे ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट है, ये आपकी टेक्टोनिक प्लेट है, ये दोनों आपस में जब टकराएंगे तो यहाँ से तरंगे उत्पन्न हो जाएंगी। अब इसी तरंगों की वजह से क्या होगा, पृथ्वी सतह पर क्या होगा, कंपन उत्पन्न हो जाएगा। अब यही कंपन क्या किसका धारण कर लेगा, भूकंप का धारण कर लेगा। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए कुछ डिफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, ठीक है, जब एक दूसरे के नज़दीक आती हैं अर्थात एक दूसरे के ऊपर क्या होती हैं, ऊपर चढ़ने लगती हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। तो यहाँ देखिए, एक टेक्टोनिक प्लेट इधर थे, एक टेक्टोनिक प्लेट इधर थे, आ रही हैं, पास आ रही हैं, तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या हो रही हैं, चढ़ रही हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी कहते हैं। इस टेक्टोनिक प्लेटों के चढ़ने की वजह से किसका निर्माण होता है, आपका, इस टेक्टोनिक प्लेटों की चढ़ने की वजह से आपका पहाड़ों का निर्माण होता है।
चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। जब यह टेक्टोनिक प्लेटें दूर जाती हैं, एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग अपसारी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, जब टेक्टोनिक प्लेटें दूर जाएंगी तो यहाँ पर क्या होगा, आपका झील का, बड़े बड़े झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेटें अनुदिश विपरीत दिशा में जाती हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। डिफिनेशन आप लोग याद रखिएगा। जब टेक्टोनिक प्लेटें पास आती हैं, जिससे एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, तो क्या होता है? उसे अपसारी कहते हैं। जब दूर जाती हैं तो क्या कहते हैं? उसे अपसारी कहते हैं। जब अनुदिश तथा विपरीत दिशा में जाती हैं तो इसे क्या कहते हैं? हम लोग रूपांतरण कहते हैं। इस रूपांतरण की वजह से जो आपकी इस पर सड़क बनी रहती है, रिवर बनी रहती है, वो अचानक क्या हो जाती है? आपकी ब्रेक हो जाती है। अब रिवर जब ब्रेक होगा तो क्या हो जाता है? पूरा एरिया में आपका बाढ़ आ जाता है, जाहिर सी बात है। और जब ये सरकती हैं तो सरकने की वजह से क्या होती है? पृथ्वी में बहुत बड़ी बड़ी दरारें भी उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्या होगा? भूपटल पर अचानक कंपन उत्पन्न होगा, जो किसका रूप धारण कर लेगा? आपका भूकंप का रूप धारण कर लेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, इसके कुछ इमेज देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक इमेज आप लोगों के लिए रखे हैं, जिससे आपको एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक टेक्टोनिक प्लेटें यहाँ है, एक टेक्टोनिक प्लेट यहाँ है। ये प्लेटें क्या हो रही हैं? इस प्लेट के नीचे घुस रही हैं। ठीक है, जब ये प्लेट इसके नीचे घुस रही है तो क्या हो रहा है? यहाँ पर पहाड़ों की उत्पत्ति हो रही है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग अभिसारी कहेंगे। आई होप यहाँ से आपको इस इमेज से एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किसकी उत्पत्ति हो रही है? पहाड़ों की उत्पत्ति हो रही है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। तो अभिसारी एकदम क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं अगले इमेज की। यहाँ पर देखिए एक टेक्टोनिक प्लेटें क्या हो रही हैं? एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं। देखिए एक टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के विपरीत अर्थात दूर जा रही हैं। तो यहाँ पर जब ये टेक्टोनिक प्लेटें दूर जा रही हैं तो यहाँ पर ऐसे ही क्या हो जाता है? आपका झील का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दूर जाने की वजह से भी क्या होती हैं? आपकी जो पृथ्वी होती है इसी के साथ आपकी मूव करने लगती हैं। तो जब ये मूव करने लगती हैं तो यहाँ पर दरारें पड़ जाते हैं। जब इसमें मूविंग होती है भूपटल पर तो यहाँ पर क्या हो जाता है? कंपन उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या आ जाता है? आपका भूकंप आ जाता है। आई होप आपको इस इमेज से एकदम स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इस क्रिया को हम लोग अपसारी कहते हैं। इसके पिछले वाला जो इमेज था वो अभिसारी था, यह जो इमेज है आपका क्या है? अपसारी है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के अनुदिश विपरीत दिशा में जा रही हैं। एक दूसरे के अनुदिश, ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो एक दूसरे के अनुदिश विपरीत दिशा में जा रही हैं। तो क्या होता है? भूपटल पर जो रिवर होती हैं, जो आपकी सड़कें होती हैं, वो अचानक क्या हो जाती हैं? ब्रेक हो जाती हैं। अब जब रिवर आपका ब्रेक हो गया, डैम बांध आपका ब्रेक हो गया, तो क्या होगा? पूरा जल जो होता है बाहर की तरफ आपका निकल जाता है। ठीक है, जिससे उस एरिया में क्या हो जाता है? भूकंप के समय बाढ़ भी आ जाता है। ये आपका और भी खतरनाक हो जाता है। ठीक है, इधर कंपन के द्वारा आपका भूकंप भी आ गया, बिल्डिंग भी गिरने लगी, आप कहीं भाग रहे हैं इधर उधर, और जब भाग रहे हैं तो क्या हो रहा है? चारों तरफ से पानी ही पानी दिख रहा है आपको। तो ये और आपका ही भूकंप इस तरह से जो आता है आपका बहुत ही भयानक हो जाता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के विपरीत तथा अनुदिश दिशा में जाती हैं तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? रूपांतरण कहते हैं। आई होप आपको इस इमेज से बहुत ही स्पष्ट रूप से क्लियर हो गया होगा। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किया गया है। प्लीज़ आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वह है भूकंप के प्रकार। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका भूकंप के प्रकार है। तो भूकंप को दो प्रकार से डिवाइड किया गया। पहला जो है आपका स्थान के अनुसार पे, दूसरा आपका फोकस दूरी के अनुसार। ठीक है,
तो पहला आपका स्थान के अनुसार, दूसरा फोकस दूरी के अनुसार। तो स्थान के अनुसार, ठीक है, स्थान के अनुसार जो भूकंप होते हैं ये भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका अंतर प्लेट भूकंप, दूसरा आपका भीतरी प्लेट भूकंप। अंतर प्लेट भूकंप जो होते हैं, जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने की वजह से जो भूकंप आते हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से, टेक्टोनिक प्लेटों के दूर जाने से या टेक्टोनिक प्लेटों के अनुदिश जाने से, तो जो भूकंप इस तरह से आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर प्लेट भूकंप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है, प्लेटों के आपस में टकराने से जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंतर प्लेट भूकंप कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा है आपका भीतरी प्लेट भूकंप। तो भीतरी प्लेट भूकंप, जो भूकंप आपकी विकृति ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे विकृति ऊर्जा पहले से थी, इसका मान अधिक होता गया, अब यह चट्टानों को क्या कर दी, तोड़ दी, जैसे हम लोग प्रत्यास्थ उछाल सिद्धांत में देखे थे, ठीक है। तो ये तोड़ दी, जिससे क्या हो गया, भूपटल पर कंपन उत्पन्न हो गया। तो क्या किसका रूप धारण कर लिया, भूकंप का रूप धारण। ऐसे भूकंप को हम लोग क्या कहेंगे, भीतरी प्लेट भूकंप कहेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो भीतरी प्लेट भूकंप में क्या लिखा गया है, विकृति को ऊर्जा के कारण जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, भीतरी प्लेट भूकंप कहते हैं, ठीक है। टेक्टोनिक प्लेट के टकराने की वजह से जो भूकंप आएंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतर प्लेट भूकंप कहेंगे। जो भीतरी प्लेट, जो विकृति ऊर्जा के कारण भूकंप उत्पन्न होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, भीतरी प्लेट भूकंप कहेंगे। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। यदि नहीं क्लियर हुआ है तो चलिए हम आप लोगों के लिए इमेज भी लाए हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत ही परिश्रम किया जा रहा है आप लोगों के लिए। तो चलिए अगला इमेज हम देखते हैं। तो देखिए ये जो भूकंप है, ये आपका भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं अंतर प्लेट भूकंप, यहाँ पर अंतर प्लेट भूकंप। तो अंतर प्लेट भूकंप के द्वारा यह आपका भूकंप आया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टेक्टोनिक प्लेटें क्या हो रही हैं, एक दूसरे के अनुदिश जा रही हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए यह आपका इधर जा गया, ये आपका इधर गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गई, पूरे पृथ्वी में आपकी दरारें पड़ गई। जब दरारें पड़ गई और क्या हुआ, यहाँ पर जो सड़कें थीं वो क्षतिग्रस्त हो गई। ये पूरी बिल्डिंग में आपकी क्या हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। अब इससे जब दरारें पड़ी तो आसपास के एरिया में क्या उत्पन्न हुआ, कंपन उत्पन्न हुआ, जिससे वो भी आपका बिल्डिंग क्या हो गया, आपका क्षतिग्रस्त हो गया, ठीक है। तो ऐसे भूकंप किसके अंतर्गत रखेंगे हम लोग, अंतर प्लेट भूकंप के अंतर्गत रखेंगे। जो क्या होगा, टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से, टेक्टोनिक प्लेटों के दूर जाने से, टेक्टोनिक प्लेटों के विपरीत दिशा में जाने से भूकंप आएगा। वो किसके अंतर्गत आएगा, अंतर प्लेट भूकंप के अंतर्गत आएगा। इस इमेज से आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग भीतरी प्लेट भूकंप की। देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या हो रही है, विकृति ऊर्जा आपकी इकट्ठी है। अब जब इसका मान धीरे धीरे बढ़ता गया तो ये चट्टानों को क्या करेंगी, ये ब्रेक करेंगी। जब ये चट्टानों को ब्रेक करेंगी तो यहाँ से देखिए ये तरंगे इसी प्रकार आपकी बाहर की तरफ निकलने लगती हैं। जब ये तरंगे बाहर की तरफ निकलने लगती हैं तो पृथ्वी पर क्या उत्पन्न होने लगता है, पृथ्वी पर आपको कंपन उत्पन्न होने लगता है। तो जिससे क्या हो जाता है, पृथ्वी सतह पर आपका भूकंप आ जाता है। या इसको किसके अंतर्गत रखेंगे हम लोग, इसको भीतरी प्लेट भूकंप के अंतर्गत रखेंगे। आई होप आपको यहाँ तक पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, जहाँ पर विकृति ऊर्जा इकट्ठी रहती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, उत्केंद्र कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, आपकी फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी कहलाती है आपकी, ठीक है। तो ये आपकी फोकस दूरी कहलाएगी, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो उद्गम केंद्र तथा उत्केंद्र के बीच जो दूरी होती है, ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। चलिए अगले टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा, फोकस दूरी के अनुसार भूकंप के प्रकार। तो फोकस दूरी के आधार पर भूकंप के प्रकार, जैसा हम बताए हैं यहाँ पर आपका, यदि
पृथ्वी सतह है, यहाँ पर क्या है आपकी विकृति ऊर्जा है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उद्गम केंद्र कहेंगे। इसके ठीक ऊपर जो आपकी बिंदु रहेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, उद्गम उत्केंद्र कहेंगे। ये उद्गम केंद्र, ये उत्केंद्र। उद्गम केंद्र तथा उत्केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब इसी फोकस दूरी के आधार पर यह क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिए। तो इसके आधार पर, फोकस दूरी के आधार पर भूकंप जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो पहला आपका है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा, पहला आपका उथले भूकंप। तो जिनकी फोकस दूरी 70 किलोमीटर से कम होती है, देखिए यहाँ पर जिनकी फोकस दूरी 70 किलोमीटर से कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उथले भूकंप। और जिनकी फोकस दूरी 70 किलोमीटर से अधिक तथा 300 किलोमीटर से कम, 70 किलोमीटर से अधिक तथा 300 किलोमीटर से कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मध्यम भूकंप कहते हैं। तथा जिनकी फोकस दूरी 300 किलोमीटर से अधिक तथा 700 किलोमीटर से कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, गहरे भूकंप कहते हैं। कभी भी फोकस दूरी का जो मान है वो 700 किलोमीटर से अधिक नहीं हो सकता। आई होप आपको ये पूरा स्पष्ट रूप से समझ में आया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए हम आपके लिए एक इमेज लाए हैं, तो इस इमेज को आप देखिए। तो देखिए यहाँ पर इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, जब यह फोकस दूरी 70 किलोमीटर से क्या होगी, कम होगी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, उथले भूकंप कहेंगे। ठीक, और जब यह फोकस दूरी 70 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक होगी तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, मध्यम भूकंप कहेंगे। और जब यह फोकस दूरी आपकी 300 से 700 किलोमीटर के बीच होगी तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, गहरे भूकंप कहेंगे। कभी भी फोकस दूरी का जो मान है वो क्या होगा, 700 किलोमीटर से आपका अधिक नहीं होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि उद्गम केंद्र जो होता है, ये आपका उद्गम केंद्र, ये उद्गम केंद्र कितने डिस्टेंस से अधिक नहीं हो सकता है, तो 700 किलोमीटर से आपका अधिक नहीं हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा बेहतर तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।